सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज के क्लास में हम आपको रिवीजन लेंगे आपका ड्रग्स और मेडिसिन का। बहुत ही जरूरी है। सोनाली, आज आप आ गई, लग रहा है आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, तो सभी को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। क्या हाल चाल है सभी? ठीक है उनका? ठीक है, ठीक है। और राकेश कुमार जी, क्या हाल चाल है? आप भी ठीक हैं? मैं जानना चाहता हूं कि सभी लोग स्वस्थ हैं। अच्छा, आई प्रॉब्लम, ओ आई सी, दिस इज द प्रॉब्लम। तो आंखों से तो सब कुछ निर्भर करता है। आप तो खुद ही हॉस्पिटल में हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने मेडिसिन तो ले ही ली होगी प्रॉपर। अब ये तो कहने की चीज ही नहीं। चलो ठीक है, सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर। ठीक, शाबाश। कितने लोग हैं लाइन पर? जरा एक बार सुरेश पाल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए हैं। तो जो लोग हैं और जानकारी में जिनकी है, बैच पर मैसेज डाल दीजिए, क्लास शुरू हो चुका है। आज हम लोग ड्रग्स और मेडिसिन का रिवीजन करेंगे, और ड्रग्स और मेडिसिन के रिवीजन में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू रिवाइज इट, कैसे हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि हमको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानकारी रहनी चाहिए कि एग्जामिनेशन में क्या हमारा टारगेट है, उद्देश्य क्या है। पढ़ने से पहले हमें जानकारी तो रहे, तो ये चीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपको बताना। तो मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि नंबर 1 मेडिसिन होती क्या है। इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ ड्रग्स एंड मेडिसिन की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा ड्रग्स और मेडिसिन पर होगा। दूसरा टर्म है कि आखिरकार जो ड्रग्स और मेडिसिन होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप्स भी पता रहे। भाई, अगर किसी ने पूछ लिया कि जो सल्फा ड्रग्स हैं या सल्फोनामाइड हैं, वो किस कैटेगरीज में आती हैं, तो टाइप्स, या फिर हम ऐसे कहें कि कैटेगरीज की भी बात करें, तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कैटेगरीज के बारे में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें एक टर्म आता है एंटागोनिस्टिक, और दूसरा होता है एगोनिस्टिक। ठीक है, तो हम इस ड्रग के बारे में भी जानकारी ले लें कि मान लो एक टर्म है एंटा, ठीक है, पढ़ा है आपने टर्म एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड गोनिस्ट केवल, है ना, जिसमें आप ए लगा सकते हो, तो एगोनिस्ट बन जाता है। तो इस टर्म को भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये टर्म आपको जरूर है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, और खासकर जितनी मेडिसिन हैं उनके फंक्शन जरूर पता रहे। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं मेडिसिन की, तो मेडिसिन एंड देयर रोल, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इस पर ही रत्नाकर शुक्ला जी क्वेश्चन आते हैं। बहुत अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो मेडिसिन एंड देयर रोल पर ज्यादा हमें फोकस करना है, और इस पर मैं लिख देता हूं यूपी पीजीटी एज वेल एज टीजीटी, दोनों में ये क्वेश्चन संभावित है। तो यहाँ पर यूपी पीजीटी में लिखे देता हूं, और ऑब्लिक टीजीटी भी लिखे देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में इतनी बात आ रही? तो चलिए हम लोग एक एक करके छोटी छोटी, देखिए रिवीजन का मतलब है कि हम बहुत कम समय में आपको ज्यादा बातें बता पाए। तो सबसे पहले हम आपको एक टर्म की जानकारी देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पर एक टर्म हमारा है ड्रग्स, मेडिसिन और कीमोथेरेपी। तो पहला हेडिंग हमारा बनता है यहाँ पर, ड्रग्स क्या होती हैं। पहला तो ड्रग्स क्या होती हैं, मेडिसिन, इन्हें कब बोलने लगते हैं हम ड्रग्स को, मेडिसिन, और एक टर्म है कीमोथेरेपी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। अब तीनों को हम लोग रिवाइज कैसे करते हैं? देखो, ड्रग्स एक्चुअल में क्या होती हैं। पहले तो आपको जानना चाहिए कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस बाय यूजिंग द केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब, लोगों से अगर आप पूछोगे ना कि कीमोथेरेपी का मीनिंग क्या है, तो मालूम क्या कहेंगे कि सर वो कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो कीमोथेरेपी कहलाता है। पूछ के देख लेना, क्या का नाम है आपका, सोनाली, अपने हॉस्पिटल में एक बार डॉक्टर से पूछ के देख लेना, वो भी यही बोलेगा। मेरा वादा है, एक नहीं 1000% वादा है। पूछ के देख लेना, और नहीं तो किसी डॉक्टर से पूछ के, सर जरा एक बार पैरासीटामोल का फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। तो वो आपको खुद पता लग जाएगा कि दे आर ओनली द बुकिश डॉक्टर्स, वो बुकिश डॉक्टर्स हैं। उन्हें जो दवाई याद करा दी गई वही है, अंदर का ज्ञान केवल रिसर्च सेंटर का आदमी ही दे पाएगा, ये निश्चित है। ठीक, ये निश्चित है। बट कीमोथेरेपी इज नॉट ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज बाय यूजिंग द केमिकल्स। अब चूंकि कैंसर में भी केमिकल से ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए वहां पर भी इसे कीमोथेरेपी बोलना चाहिए। तो कीमोथेरेपी का मतलब हो जाता है कि केमिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग द मेडिसिन, दैट्स ऑल। यही एक इसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक, तो अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहीं पर कि अब एक तो, अब मेडिसिन और ड्रग्स की क्या है डेफिनेशन, कैसे समझ में आती है। एक्चुअल में ड्रग्स वही केमिकल्स होते हैं जो हमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। Drugs are the chemicals which means provide the biological response। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे, और अगर इन्होंने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया, यानी कि द केमिकल या द ड्रग्स विच आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, जहां पर हमें डायग्नोज करना पड़े, है ना, डायग्नोज करना पड़े, तो फिर इसका मतलब है डायग्नोज होगा और साथ में होगा ट्रीटमेंट। डायग्नोस्ड और ट्रीटमेंट जब डिजीज का होने लगे, तब फिर वही ड्रग क्या बन जाती है, मेडिसिन बन जाती है। आया ना बात समझ में आपको? तो सिंपल सा मैं कह सकता हूं, मेडिसिन आर द केमिकल कंपाउंड्स यूज टू ट्रीट एंड डायग्नोज द डिजीजेस आर कॉल्ड द मेडिसिन। उन्हीं को हम लोग मेडिसिन कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया आपको सभी को? क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर हो गई ना मेरी बात? तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो बायोलॉजिकल और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए ठीक है। अब हम बात छोटी छोटी से टर्मिनोलॉजी के बेस पर करते चलेंगे। टर्मिनोलॉजी के बेस पर करते चलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अपने ड्रग के एक्शन पर होती है, कि ड्रग एक्शन कहां पर करेगी, उसके अकॉर्डिंग, एक्शन ऑफ ड्रग के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। एक्शन ऑफ ड्रग्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान ली हिस्टामीन है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस को चेंज कर दे। जैसे हमें जुकाम हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एंटी हिस्टामीन का यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो है हिस्टामीन प्रोड्यूस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो वो एक्शन पर डिपेंड करता है, यानी बायोकेमिकल चेंज होता है। यहाँ पर मेन बात है, एक्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द बायोकेमिकल प्रोसेस, या चेंज कुछ भी लिख सकते हो, और वो हमारे बॉडी में जो हिस्टामीन बनते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे सिट्रेजिन आपने लिखा ही है, और जैसे लिवोसिट्रेजिन है, और आपका एबेल है, जिसमें आपका जो है हिस्टामीन उसके अंदर भी होता है। तो सीपीएम बोलते हैं, क्लोरोफिनरामीन होता है उसके अंदर, क्लोरोफिनरामीन। एक क्वेश्चन यहाँ पर और क्लियर कर देता हूं, हर ड्रग के स्ट्रक्चर की आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब ड्रग का स्ट्रक्चर याद हो तभी काम चलेगा। दूसरा, स्ट्रक्चर कुछ के याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर के बेस पर भी ड्रग पूछी गई है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी उनकी प्रॉपर्टी और जो फंक्शन है बॉडी के ऊपर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिरकार उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इस डिजीज का नाम आपको लोग बताएंगे। बोलिए, आप लोग पढ़ाते हैं, कक्षा 12 को भी पढ़ाते हैं, हाँ,
तो इसलिए ध्यान दीजिए कि आप क्या बता पाएंगे कि इस ड्रग का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रग। इसका स्ट्रक्चर ही इसका मेन फीचर माना जाता है। तो ये इनके स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बीमारी को टारगेट करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है बताएंगे आप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बताइए। बताइए, कौन बताएगा। इसका एक्चुअल में नाम है सल्फोनामाइड। सल्फा एनिलीन तो एक बिल्कुल आपने कोशिश अच्छी की है कि सल्फा एनिलीन की कैटेगरी है जिसे हम लोग सल्फोनामाइड के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो इसे हम लोग सल्फोनामाइड के नाम से जानते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि एंजाइम और एक्टिविटी अगर हम लोग देखें, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम देखें, तो एंजाइम में मैंने आपको बताया है कि एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पर जाकर के कैसे फिट होता है, मैंने आपको ये भी समझाया। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रग का एंजाइम एक्टिविटी बताता हूँ, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो आपको याद होगा कि कैटालिटिक, हाँ, की एनलॉक मॉडल इसको बोला गया है, और एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को मैंने पढ़ाया। तो इस पर बहुत ज्यादा तो यहाँ पर चर्चा मैं आपसे नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि भैया आप इसको ऐसे समझिए। जी, नहीं अभी नहीं, एक्चुअली में टायर 1 के लिए मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या करना है, समझाऊंगा आपको। बस आप 2-3 दिन का हमें समय दीजिए, उस पर पूरा पहले रिसर्च कर लूं कि क्या करना है, ठीक है ना, फिर आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में की एंड लॉक मॉडल की बात होती है। तो यहाँ पर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि की एंड लॉक मॉडल को समझाने के लिए हमारे पास परफेक्ट ये एक मॉडल आपको याद होगा। हाँ, डेट अभी मिली है कि भाई जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक मान के चलिए, ये हमने एंजाइम ले लिया और यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट ले लिया, यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट ले लिया। तो ये एंजाइम हमने ई एंजाइम लिया, यहाँ मैंने एंजाइम लिख दिया, यहाँ पर मैंने सबस्ट्रेट लिख दिया, यहाँ पर मैंने सबस्ट्रेट लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है, जैसे जैसे एंजाइम इसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ेगा, वो इस चीज को नोट करना पड़ेगा कि जैसे जैसे एंजाइम इसकी तरफ आगे बढ़ेगा तो ये आपका जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये तो अब इसमें जब हम फिट कर देंगे इसे तो इस तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाएगा, और इसके बाद ये एंजाइम इसको चेंज कर देगा, और चेंज करने के बाद एंजाइम तो एज इट इज रह जाएगा, एंजाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन साथ में ये सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एंजाइम के ऊपर जब सबस्ट्रेट अटैचमेंट करता है तो वो उसके अंदर केमिकल चेंज करके उसको सेपरेट कर देता है। ये हमने पढ़ाया भी था, पहले भी पढ़ाया था। लेकिन अब हमारी बात आती है कि आखिरकार कौन कौन सी मेडिसिन हमारे लिए, पहले तो ये बताओ, ये टर्म किसी को पता है बताइए जी। ये सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट मान लेते हैं, इसे प्रोडक्ट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। और ये आपका वापस एंजाइम मिल गया, एंजाइम मिल गया, और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट जिसे ईएस बोलते हैं, ठीक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी आप जानते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट में गिना जाता है। शाबाश, बहुत सुंदर। अब एक चीज और भी बताएंगे आप लोग हमें, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक मैंने टर्म एंटागोनिस्ट्स बोला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक, एंटा एंटागोनिस्टिक
एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्टिक भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? कौन बताएगा? एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखो, एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं, समझिएगा। कौन बताएगा? जल्दी बताएं। मैं आप फिर लिखता हूं ना यहाँ पर जल्दी, क्योंकि समय मुझे भी बचाना है थोड़ा सा। चलो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आर दोज are those drugs which bind with receptors साइट, मान लो रिसेप्टर्स साइट, ठीक है, एंड इनहिबिट द inhibit the natural action और फंक्शन। ठीक है, अब इतनी बात समझ पाए ना? तो एंटागोनिस्ट वो ड्रग होती हैं, वो केमिकल होते हैं जो रिसेप्टर की साइड से बंध जाते हैं और उसके नेचुरल एक्शन को रोक देते हैं, जो वो करना चाहे वो न कर पाए। तो एक्चुअल में ये ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को नुकसान अगर पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज ऐड कर दी जाए कि आप उसको ना एक्टिव कर पाए, यानी कि जाने के बाद अपने एक्शन को ना दिखा पाए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एंटागोनिस्ट। अब अगोनिस्ट क्या होता है? ये तो एंटा हो गया। अब अगोनिस्ट होगा जो उसके मतलब जैसा हो, उसकी मिमिक्री कर ले। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं अगोनिस्टिक ड्रग भी कौन सी होती हैं? अगोनिस्ट्स। अब जैसे वैसा हो, जैसे अमिताभ बच्चन का एक रोल घूमता रहता है ना, जो डबल रोल जैसा इंसान है वो घूमता है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। तो दीज आर द ड्रग्स, ठीक है, दैट मिमिक यानी मिमिक्री कर दें, ठीक है, नेचुरल मैसेंजर की तरह अपने आप को उसमें कन्वर्ट करने के बाद में। बिल्कुल सही है। ऐसे भी कह सकते हो कि चैनल ब्रोकर है, बिल्कुल से बिल्कुल ऐसे बोला जा सकता है। ठीक, चलो, इसके बाद मैं आपको यहीं पर लिखे दे रहा हूं, दीज आर द ड्रग्स, these are the these are the drugs that mimic, ठीक है, द नेचुरल नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। ठीक है राजकुमार जी, नमस्कार। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और अधिकतर ये लोग भूल जाते हैं। ये मिमिक्री समझिए आप एक तरीके से। जैसे ये अधिकतर क्या होता है, ये वैसे दिखेंगे लेकिन वैसे होंगे नहीं। तो अभी हम आपको रिवाइज कराने के बाद क्वेश्चंस भी कराएंगे, इसलिए आप फटाफट बिल्कुल परफेक्ट रहिए। तो अब हम लोग ड्रग के नाम ले लेते हैं। सबसे पहले एक ड्रग का नाम सुना होगा आपने, एंटासिड। अब एक छोटा छोटा रिवीजन चलेगा हमारा, एंटासिड्स। अब बताओ सोनाली, आप बताओ, राजकुमार बताओ, एंटासिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द एंटासिड्स? ये कौन से केमिकल होते हैं एंटासिड? याद है आपको? व्हाट आर द एंटासिड? ये एंटासिड होते क्या है? बताएं जल्दी से। व्हाट आर द एंटासिड्स? जल्दी बताइए, जरा शॉर्टकट में बता दीजिए, व्हाट आर द एंटासिड्स? देखो, एंटासिड्स वो केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में
एक्सेस ऑफ एसिड को, एसिड की जो एसिडिटी है ना, उसके द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेंटेन कर दे, न्यूट्रलाइज ना करके मेंटेन कर दे। तो मेंटेन द एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। ठीक है, वेरी गुड दिलीप पांडे जी। तो यहां पर मैं आपको कहूं मेंटेन एसिडिक नेचर बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस ऑफ एसिड। अब कभी कभी लोग कहते हैं, दिलीप सुनना, कभी कभी लोगों ने कहा कि बोले क्या, बोले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एक सेंटेंस है दिलीप, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया या एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, कौन सा परफेक्ट वर्ड है? तो यहाँ पर अब आप जानते हैं कौन कौन से हैं। एक तो कॉमन एंटासिड के नाम आपको जरूर पता रहे, जैसे आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपने जेलुसिल एमपीएस का नाम सुना होगा, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कॉमन एंटासिड है जो हमारी बॉडी में काम आते हैं। लेकिन आपको बताने की भी ये भी कोशिश करूंगा कि जो स्टैंडर्ड है वो आपके जेनटेक हैं। ठीक है, जेनटेक हो गया, उसके बाद जो है वो आपका ओमेप्राजोल हो गया, ये परमानेंट रिलीफ देने वाले होते हैं। पेंटाप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, ये सब वो केमिकल हैं जो ये होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये परमानेंट मतलब जो है रिलीफ देते हैं। इसको अगर हम कहें तो ये परमानेंट रिलीफ हमें देते हैं और ये हमें टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। इस बात का ध्यान देना, टेम्परेरी रिलीफ हमें ये देते हैं। कारण क्या है? ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक्सेस ऑफ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, जबकि परमानेंट वाले जो उसका जो हमारी कुफर्स ग्लैंड होती हैं जहां से रिलीज होता है उसको कंट्रोल करते हैं। एसिडिटी, एसिडिक जो एसिड ग्लैंड्स होती हैं उनको, हाँ जी, रेनिटिडीन जिनटेक के अंदर ही होती है, बिल्कुल सही, इसी के अंदर रेनिटिडीन होता है, रेनिटिडीन होता है जी। ठीक है ना, तो ये परमानेंट, इसका ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक चीज और भी बताऊंगा यहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये कहें कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास जो केमिकल हैं, कुछ केमिकल ऐसे भी होंगे जो हमारी बॉडी के लिए, हिस्टामीन का नाम आपने सुना है, सिमेटिडीन का नाम सुना है। तो अगर हम आपसे कहें कि हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामीन जो है वो स्टिमुलेट करता है एसिड को रिलीज करने के लिए, तो कभी कभी ऑप्शन में हिस्टामीन अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो, या सिमेटिडीन ऑप्शन मिल जाए तो उसको भी आप लगाएंगे। तो यहाँ पर सिमेटिडीन लगभग लोग लगाते नहीं है, सिमेटिडीन और हिस्टामीन। अगर आपको ये एग्जाम्पल मिल रहे हैं तो आप इन्हें भी लगाइएगा। कारण है कभी कभी लोगों को लगता है कि हिस्टामीन अगर रिलीज कर दिया तो ये खतरा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में हिस्टामीन रिलीज होता है, और हिस्टामीन जो रिलीज हुआ उस हिस्टामीन को कंट्रोल करने के लिए हमको लोगों को सिमेटिडीन का प्रयोग करना पड़ता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हाइपर एसिडिटी में हम लोगों को इस केमिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। बहुत ही जबरदस्त बात है। और अधिकतर आपको अब ये बताओ, कॉमन एंटासिड अगर हम मिल्क को माने तो क्या है? अगर मिल्क जो है वो एंटासिड की तरह काम करता है, ये वीक एंटासिड माना जाता है। ये भी आप ध्यान देना, वीक एंटासिड की तरह काउंट करते हैं। याद रहेगा? बताओ। ठीक। ठीक है, शाबाश। अब एक दवाई आती है जिसका नाम होता है, जिसका नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो एक होती एंटी हिस्टामिन, जिस पर अभी हमारी बात चल रही थी, एंटी हिस्टामिन।
अब एंटीहिस्टामिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है भैया? एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करती है। इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जान रहे हैं। अब एलर्जिक रिएक्शन, जैसे हमारी बॉडी में छींक आना है ना, हमारी बॉडी के अंदर जुकाम होना है, कफ कोल्ड, ये सब चीजें जो होती हैं, स्किन में इरिटेशन हो जाना, एस्थमा हो जाना, एलर्जिक रिएक्शन को जो कंट्रोल करता है वो एंटीहिस्टामिन कहलाता है, या इसे आपका सीपीएम क्लोरोफिनरामीन भी बोलते हैं, लिवोसिट्राजीन भी है, सिट्राजीन भी है, ठीक है, डाइफेनाइलहाइड्रीन भी है। तो ये सब केमिकल जितने भी हैं, है ना, डेमिटेप भी है, इस तरीके से आपका सेल्डेन भी है, ये सब एग्जाम्पल आते हैं इसमें। और अगर हम एंटीहिस्टामिन में खांसी के सिरप देखें, जैसे बेनेड्रिल हो गया, जिसे आपने लिखा हुआ है बेनेड्रिल भी हो सकता है, तो इसीलिए इसमें इन चीज़ों का जो है एडिशन किया गया है। तो एंटीहिस्टामिन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच कंट्रोल द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपका प्रोमिथाजीन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोमिथाजीन को लिख लेते हैं, एक आपने सिट्राजीन को लिख ली, सिट्राजीन को लिख लीजिए, या लिवोसिट्राजीन भी लिख सकते थे। उसके बाद क्लोरोफिनरामीन सीपीएम क्लोरोफिनरामीन भी लिख सकते, और भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। उसके बाद डाइफिनाइलड्रामीन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डाई हो गया, डाइफिनाइल है ना, डाइफिनाइलड्रामीन हो गया, इस तरीके से एग्जाम्पल ये, हाँ सही है। ट्राइप्लोडीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब एग्जाम्पल, आप ट्राइप्लोडीन भी लिख लीजिए। चलिए, आपका एग्जाम्पल ट्राइप्रो होगा शायद, हाँ ट्राइप्रो है, ट्राइप्रो होगा। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें स्पेलिंग जल्दी जल्दी मिस्टेक कर जाते हैं। ट्राइप्रोलिडीन होता है, ट्राइप्लोलिडीन, ठीक है। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने बहुत होंगे, आपको मेन ये एग्जाम्पल से बहुत लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए इसके फंक्शन। तो एंटीहिस्टामिन जो है वो आपकी वो मेडिसिन है जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट करके, कंट्रोल द एलर्जिक रिएक्शंस, जो एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। मेन बात हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको याद रहना चाहिए ट्रैंकुलाइजर क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता है। ट्रैंकुलाइजर क्या होती है? तो ट्रैंकुलाइजर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रैंकुलाइजर हमारी मेंटल स्ट्रेस को कम करने वाली ड्रग होती हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, ड्रग्स विच कंट्रोल मेंटल स्ट्रेस, यानी कि मेंटल स्ट्रेस को कौन कम करता है? तो वो कम करती है हमारी ट्रैंकुलाइजर। एक बात, इन्हें हम लोग एंटी डिप्रेसेंट के नाम से भी जानते हैं, जानना, एंटी डिप्रेसेंट के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट वो ड्रग होती हैं जो हमारी बॉडी में हमारे टेंशन को कम करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इसमें आपका आइप्रोनिएजिड है ना, फेनल्जीन है, ल्यूमिनल है, बारबिट्रिक एसिड है, ये सब आते हैं। तो मैं केवल 2 एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूं। एक तो बारबिट्यूरिक एसिड, ये पेपर में पूछा गया है इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, और दूसरा एग्जाम्पल जो है ल्यूमिनल, ये भी अधिकतर पूछा गया है। और तीसरा एग्जाम्पल है सैकोनल, तो सैकोनल को भी पूछा गया है, ठीक है। हाँ, और वेरोनल भी हो सकता है, सैकोनल और वेरोनल भी हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे एक्टिव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त। कौन कौन हमारे लाइव सेशन को देख रहा है, प्लीज एक बार अटेंडेंस आप जरूर दीजिए कि यस सर आई एम प्रेजेंट, तो मुझे भी लगेगा। हाँ, इकोनल भी हो सकता है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आपको बताऊंगा यहीं पर कि जो ड्रग्स होती हैं, इन ड्रग्स में
खास बात होती है कि जो ट्रैंकुलाइजर होती हैं उनमें कुछ एक नारकोटिक होती हैं, हिप्नोटिक होती हैं। इन सब में भी जो नारकोटिक का मतलब होता है जिन्हें खाने के बाद हमें थोड़ी सी हल्की सी स्लीपनेस महसूस होती है। ठीक है। अब यहीं पर एक ड्रग है, आप जानते हैं एनाल्जेसिक्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसे नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं जान रहा हूं। एनाल्जेसिक्स होती है, एनाल्जेसिक्स, इन्हें हम लोग प्यार से पेन किलर भी बोलते हैं। पेन किलर भी, अब बुक से राजकुमार बुक से लिख लेना, इन्हें हम लोग पेन किलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अब एनाल्जेसिक जो होती है ये पेन किलर बोली जाती है। तो एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, जैसे हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो कहलाती दवाइयां एनाल्जेसिक। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक नॉन नार्कोटिक होती हैं और एक होती हैं नार्कोटिक। समझ में आ रहा है राकेश जी, आपको समझ में आ रहा है? एक होती हैं आपकी नार्कोटिक होती हैं, नार्कोटिक, और एक होती हैं आपकी नॉन नार्कोटिक होती हैं, नार्कोटिक होती हैं। अब आप ये समझिए, देखिए मेडिसिन जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो सबसे पहले बहुत अनटॉलरेबल पेन है तो नार्कोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाएगा, यानी आपको पहले शांति आराम दिलानी है। अब आराम कैसे मिलेगी? आपको दवाई दे दी नार्कोटिक, जिसे खाने के बाद जो है वो हल्का सा नशा होगा, आप चुपचाप सो जाएंगे। यानी कि बहुत तड़पता हुआ मरीज हॉस्पिटल में पहुंचा, बोले भैया क्या करें? बोले जल्दी से इनको इंजेक्शन लगाओ डाइक्लोफेनिक सोडियम का। अब डाइक्लोफेनिक सोडियम का इंजेक्शन लगाने के बाद वो चुप्पे से सो गया। आप लोग बोलेंगे, बोले देखो भैया आराम मिली नहीं? बोले हमने कही तो अस्पताल लाए, चलो अस्पताल जैसे ही लाए तुरंत ही आराम मिल गया। देखो आप घरे पड़े रहते हैं, हो जाते बीमार, मरमरा जाते सुबह तक। तो ये कंडीशन है नार्कोटिक की। नार्कोटिक दवाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट तब होती है जब मरीज को शांति देनी होती है। डॉक्टर इसी का प्रयोग करते हैं और आराम से अपने आप सो जाते हैं, मरीज भी सो जाता है। नॉन नार्कोटिक आप जानते हैं, जैसे आपको लग रहा है ब्रूफेन दवाई खा ली आपने, है ना, पैरासीटामोल खा ली आपने, या फिर आपने एस्प्रिन खा ली, ये सब नॉन नार्कोटिक हैं। तो नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक का डिफरेंस, नार्कोटिक दवाई खाने के बाद आप जो है वो ऑपरेशन के बाद, आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम पर नहीं दी जाती, ऑपरेशन के बाद दी जाती है। राजकुमार ध्यान देना, मरीज तड़पे ना, चिल्लाए ना, पूरा मोहल्ला न जगाए, अस्पताल पूरा उठ के बैठ जाए, इससे पहले कि ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसमें नार्कोटिक दी जाती है फिर। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर दो तीन एग्जाम्पल याद कर लो। नंबर वन, एक तो आप एग्जाम्पल याद कर लो एस्प्रिन का। एस्प्रिन का ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा जाता है, एस्पिरिन। ठीक है, एस्प्रिन जान रहे ना, एस्प्रिन का फार्मूला जानते हैं? तो एस्प्रिन कौन सा होता है भाई? ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। तो यहां पर अब आपने कहा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जब सैलिसिलिक एसिड हो गया तो COOH तो पक्का हो गया, यहाँ पर OCOCH3 आप ले लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको ये रहेगा। तो एसिटाइल, इसका नाम भी पूछा गया है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, में लिखे दे रहा हूं, इसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब आपको एक और बताऊंगा, इसका केमिकल नेम बताओ कोई लोग, कोई भी इंसान, कोई भी हमारा साथी इसका केमिकल नेम अगर बताए ना तो मुझे भी मजा आ जाएगा। बताओ व्हाट इज द केमिकल नेम? IUPAC नेम बताइए, केमिकल तो हो गया, IUPAC नेम अगर आपने बता दिया तो मैं जानूंगा कि यार वाकई में केमिस्ट्री पढ़ी है आपने। व्हाट इज द IUPAC नेम? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, टाइप कर दीजिए जल्दी से। कोई बताएगा? नहीं बता रहा है, चलिए, 2 एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी, वेरी गुड, बेंजोइक एसिड, वेरी गुड, शाबाश अनमोल, बेंजोइक एसिड, बहुत सुंदर, यही इसका IUPAC नेम है और ये अधिकतर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बाकी दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं तो एक आपकी दवा और भी है जिसको आप एंटीपायरेटिक भी बोलते हैं, वो है पैरासीटामोल, साथ में पेन किलर भी है। ब्रूफेन का नाम आप जानते हैं, तो यहाँ ब्रू
आप ब्रूफेन का नाम सुना होगा, तो ये ब्रूफेन मेडिसिन जो होती है ये भी पेन किलर में ही आती है। वेरी गुड जयदीप, शाबाश, बहुत सुंदर। तो साथियों जवाब जरूर दिया करिए। आपने नेप्रोक्सिन भी सुनी होगी, जब तेज सर दर्द होता है तो नेप्रोक्सिन भी दी जाती है, तो यहाँ पर नेप्रोक्सिन दवा का नाम भी आप लिख सकते हैं कि भैया नेप्रोक्सिन भी है। ठीक, इसी तरीके से और भी एग्जाम डाइक्लोपैरा जिसे आप बोलते हैं, तो डाइक्लोफेनिक सोडियम, इसका इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लिख दिया, डाइक्लोफेनिक सोडियम, बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके नाम याद रखना है थोड़ा सा, और आपको मेन फंक्शन याद रखना। अभी आपको और चीज बताता हूँ स्टार बना करके। ये जो एस्पिरिन होती है इसका काम एक और होता है, एस्पिरिन का एक काम और होता है। एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन डाइल्यूट द ब्लड, डाइल्यूट द ब्लड। एस्पिरिन जो होती है ब्लड को डाइल्यूट कर देती है, और इसका मतलब है इट इज यूजफुल इन, तो यहां कहां यूजफुल होगी, यूजफुल इन, बताओ, हार्ट अटैक्स। ये हार्ट अटैक्स में भी बहुत ज्यादा यूजफुल मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप यहाँ जानकारी ले लीजिए, हार्ट अटैक में ये काम आती है, तो इसलिए इसको एस्पिरिन को माना जाता है, ये पेन किलर के साथ में हार्ट अटैक में भी बहुत बेनिफिशियल बनती है, ठीक है, याद रहेगा। अब एक ड्रग होती है जिसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग, बताइए कौन बताएगा भाई, बताओ जल्दी से। एंटीपायरेटिक ड्रग कौन सी होती है? एंटीपायरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है एंटीपायरेटिक्स, जो हाँ फिनेसिटीन भी है एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल भी है। तो बताइए, हाँ जगमोहन जी, एंटीपायरेटिक्स फीवर रिड्यूसिंग है ना, कंट्रोल द फीवर, बिल्कुल, यानी कि फीवर तो हमेशा हमें रहता है, लेकिन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये बात आप याद ध्यान देना, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेक्निकल टर्म जरूर याद रखना, यानी फीवर में, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस से, तो हमें ये दवाई दी जाती है। तो यानी कि कंट्रोल द फीवर, अगर मैं ऐसे कहूं कंट्रोल द फीवर, फीवर तो हमें हमेशा रहता है, लेकिन उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने, इसमें आपने नाम जो बिल्कुल अच्छा बताए हैं। एक बार मेडिकल स्टोर पर जाना, कहना भैया पैरा एसिटामाइडोफिनॉल दे दो हमें, है ना, पैरा एसिड एमाइडो फिनॉल दे दो। और जैसे ही तुमने कहा कि भैया पैरा एसिड एमाइडो फिनॉल दे दो, और उसने बोला ऐ, तो समझ लेना बेवकूफ है। और अगर लगा के, ठीक है, अगर बोला ऐ, तो समझ लेना कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो नकली है। और अगर तुमने कहा पैरासीटामोल दे दो, तो और तो दे दिया, तो समझ लेना तब भी नकली। अब उससे तुमने बोला पैरासीटामाइडोफिनॉल दे दो, वो ले आया दौड़ के दवाई, तो समझ लेना परमानेंट, बिल्कुल 100% पढ़ा लिखा ड्रगिस्ट है ये, इसने डी फार्मा कर रखा है, बता देगा ये। तो पैरासीटामोल जो है यहीं से लाया गया है नाम, पैरा एसिड एमाइडोफिनॉल। सही बात जगमोहन जी बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? अगर दे दी उसने पैरा एसिड एमाइडोफिनॉल, तो समझ लेना उसने डी फार्मा कर रखा है, तो यही पहचान हो जाएगी, वरना समझ लेना कि फिर वही है वो जो तुम चाह रहे हो। यहाँ पर NHCOCH3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पैरा एसिड एमाइडोफिनॉल, जिसे प्यार से हम लोग पैरा सीटा और आगे घसीटामोल बोल देते हैं। तो ये है पैरासीटामोल। ठीक, तो ये बात आप ध्यान दीजिए। वेरी गुड मर्दन सिंह जी, डी फार्मा आपने किया है, बहुत सुंदर। तो ये हो गया, एक फिनेसिटीन का एग्जाम्पल है, तो यहीं पर आप OC2H5 लगा दीजिए, OC2H5 लगा दीजिए। चलिए साहब, यहाँ पर मैं फिनेसिटीन का एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको, PHENAE, फिनेसिटिन। और फिनेसिटिन में कुछ नहीं करना, तेज हाई फीवर में इसको दिया जाता है, हाई फीवर में इसको देते हैं, और इसमें भी आपका ये चीज लगी रहती है, NHCOCH3 तो होती ही है, यहाँ पर केवल OC2H5 हो जाएगा, इसे फिनेसिटीन। और इसका अगर IUPAC नेम पूछे, जगमोहन जी बताइए व्हाट इज द IUPAC नेम, दोनों के IUPAC नेम बता दीजिए। इसका भी IUPAC बता दीजिए, इसका भी IUPAC बता दीजिए, जल्दी से दोनों के IUPAC बता दीजिए, ये पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज
मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। व्हाट इज द आईपीएसी नेम, इसका आईपीएसी नेम बताइए, देखें कौन बताता है, जल्दी बताइए फटाफट, देखें केमिस्ट्री कितनी पढ़ रखी है आप लोगों ने, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, इसका नाम है आईयूपीएसी में 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, पैरा हाइड्रोक्सी, नहीं सर, पैरा हाइड्रोक्सी एसिड एनिलाइड, एसिड एनी LIDE, पैरा एसिड एनिलाइड, ये हो गया। यहाँ पर 4 की जगह पैरा आप यूज कर सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसिड एनिलाइड। ठीक, अब अगर यहाँ ये सॉरी इसका नाम था, यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी की जगह इथॉक्सी लिख लीजिए तो फिना इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर आप फिनॉक्सी लिख लीजिए, ये पैरा इथॉक्सी, सॉरी मैं भी जल्दी में लिख रहा हूँ, पैरा इथॉक्सी लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया इथॉक्सी, मैं उसका नाम ऊपर वाले का यहाँ लिख गया, और यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी कर लीजिए, कुछ नहीं, पैरा हाइड्रोक्सी, और बाकी एसिड, एसिड एनिलाइड बोला जाता है, एसिड एनिलाइड बोला जाता है सर, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने इसलिए पूछा कि हाँ, कि अधिकतर ये नाम पूछे जा सकते हैं। जगमोहन जी, पैरा एसिड एमाइडो पेंटोल इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर एमाइडो कंडीशन में ग्रुप में स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, इसको हम प्रीफिक्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना, और कोई बात नहीं। प्रीफिक्स यहाँ पर हाइड्रोक्सी बनेगा, प्रीफिक्स यहाँ पर हाइड्रोक्सी बनेगा। CONH ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है CO CH3 और यहाँ पर NH, ये ग्रुप जो है ये ग्रुप मेन ग्रुप है, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते हैं। हाँ, फेनिटोल बोल सकते हैं, लेकिन फेनिटोल अगर आप बोलोगे ना तो वो ग्रुप छोटा पड़ जाएगा ना। फेनिटोल बोलोगे तो आप छोटा ग्रुप पड़ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एसिड एमाइडोफिनॉल तो है ही, वो पैरा एसिड एमाइडोफिनॉल है ही, बस और कोई बात नहीं है यहां पर, ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं एंटी माइक्रोबियल्स पर आ जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एंटी माइक्रोबियल्स पर आ जाते हैं, और एंटी माइक्रोबियल्स कौन सी ड्रग होती हैं बता दीजिए जल्दी से भाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें वो कहलाती हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहलाती हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन सी होती हैं? किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भाई तो वायरस भी आ गए, बैक्टीरिया भी आ गए, सब आ जाते हैं, तो इन्हें हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ए पार्ट हो जाता है, आप इनको एंटीबायोटिक में भी ला सकते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और बी जो होती हैं वो एंटीसेप्टिक में भी यही आती हैं, एंटीसेप्टिक्स भी आती है, रिवाइज हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बताओ यार। और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट भी आते हैं। बात यहाँ पढ़ने से नहीं है, बात यहाँ पढ़ने से नहीं, डिसइंफेक्टेंट भी आते हैं, बात यहाँ समझने से है। जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ याद हो जाए, जरूरी है कि हमें जो जरूरत है वो आ जाए। तो अब आप पहली बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले जो है वो एंटीबैक्टीरियल समझते हैं, है ना। भाई हम ये एंटीबायोटिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन जो आपने भी नाम बोले हैं मैं उनकी बात पहले कर लेता हूं। देखो, एंटीबैक्टीरियल ड्रग कौन सी होती है, जो हमारे, अगर हम ऐसे कहें, एंटीबैक्टीरियल वो ड्रग होंगी जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करें, जैसे पेट खराब हो जाए, डिसेंट्री हो जाए,
है ना, पेट में डिस्टरबेंस हो जाए, तो उस समय जो मेडिसिन आती, सल्फानिल एमाइड जो मैंने नाम लिया था, सल्फापायराडीन जो नाम लिया था, एजो जो कंपाउंड है, ये सभी दवाइयां जो होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग कहलाती हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि एक इसमें कैटेगरी अलग से भी मैं नोट कर देता हूं, एंटीबैक्टीरियल। अब एंटीबैक्टीरियल का मतलब हो गया, बैक्टीरियल का मतलब हो गया जो बैक्टीरिया को किल कर दे, किल किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को किल कर दें, ठीक है। और एक होती हैं बैक्टीरिया जब किल करेंगे, तो अब इसमें दो कंडीशन है कि जो हमारी सल्फानिल एमाइड वाली ड्रग आती हैं वो सब इसी में आती हैं। तो मैं यहीं पर सल्फानिल एमाइड को यहां पर मैं लिख सकता हूं। इज इट क्लियर मर्दन सिंह जी, जगमोहन जी? आप तो खुद ही एक अच्छे शिक्षक हैं सभी लोग, तो आप मुझे बताएंगे। सल्फापायराडीन का नाम आप सुने हैं, सल्फापायराडीन का नाम आप लोग सुने हैं, सल्फापायरीडीन का नाम आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? एजोडाई का नाम आपने सुना है, एजोडाई। ये सब दवाइयां कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करती हैं, लेकिन कब? जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय ये काम करती हैं, ठीक है ना। अब एंटीबायोटिक की अगर मैं बात करता हूं, तो आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं, हाँ, एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं वो ड्रग हमारे एक बैक्टीरिया से ही जनरेट होती हैं और दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, वो कहलाती हैं एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक। अब एंटीबायोटिक में जैसे आपने टेट्रासाइक्लिन सुना होगा, है ना, इरिथ्रोमाइसिन सुना होगा, क्लोरमफेनिकोल सुना होगा, एम्पिसिलिन सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन सुना होगा, ये सब दवाइयां जितनी भी होती हैं वो एंटीबायोटिक में गिनी जाती हैं। अब एंटीबायोटिक भी दो तरीके से होती हैं, एक बैक्टीरिसीडल होती हैं, बैक्टीरिसीडल होती हैं, और एक होती हैं आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। अब आप हमें ये बताओ, जो बैक्टीरिसीडल, सीडल का मतलब जानते हो, किल करना, जो बैक्टीरिया को किल कर दें तो बैक्टीरिसीडल हो गई, और जो प्रिवेंट कर दें, उसकी मतलब उसकी ग्रोथ को रोक दें, प्रिवेंट द ग्रोथ, वो कहलाती हैं आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक। यानी कि जिन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया और अंदर ही उनकी लाशें छोड़ दी, लाशें ब्लड में तैर रही, डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो ये बात आपको। अब बैक्टीरिसीडल जो हो वो कौन सी, पेनिसिलिन हो गई आपकी, है ना, ओफ्लॉक्सासिन हो गई आपकी। तो ये बात आपको ध्यान दें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिसीडल मतलब, हाँ, तो वो किल कर देती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब प्रिवेंट कर देती हैं, ठीक। तो यहाँ पर पेनिसिलिन हो जाती है। एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स में भी दिए हुए हैं, आप उनको भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। एक तो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मतलब परफेक्ट बीमारी पे एकदम अटैक, किल ही कर देता है सीधा सीधा बैक्टीरिया। ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन जो होती है वो भी बैक्टीरिसीडल मानी जाती है। बैक्टीरियोस्टैटिक में कौन कौन सी आती है? इसमें टेट्रासाइक्लिन आ जाएगी, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगी, है ना, इरिथ्रोमाइसिन भी इसी में आती, इरिथ्रोमाइसिन भी इसी में आ जाती है ना, क्लोरमफेनिकोल भी इसी में आ जाती है, क्लोरमफेनिकोल, फेनिकॉल भी इसी में, एन आप जान ही रहे हैं, सब दवाई इसमें आती हैं। अब एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो अब आप बताएंगे कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम होती है, कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। तो ए पार्ट में कर देता हूं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बताइए, देखिए, नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होती हैं वो मेडिसिन्स या वो एंटीबायोटिक होती हैं जो ग्राम मतलब जो एक पर्टिकुलर बीमारी में ही प्रयोग की जाए, वो कहलाती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ऐसे भी बोले कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम कर जाती हैं।
ठीक है, वो कहलाती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो मेडिसिन किसी भी बीमारी में कॉमनली यूज की जा सकती है वो कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो जैसे नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन आ जाएगी, पेनिसिलिन के जितने भी डेरिवेटिव हैं, चाहे एम्पिसिलिन हो, है, ये सब दवाइयां जो होती हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं। समझ गए ना बात। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन वो होती हैं जो बहुत सारी बीमारी में एक ही दवाई काम आ जाए। तो समझ गए ना मर्दन सिंह जी, बात मेरी समझ में आपको आ रही है, बाकी लोगों को भी आ रही है, जो लोग हैं उनको समझ में आ रही है, मेरी बात नहीं आ रही है। तो नैरो स्पेक्ट्रम मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो एक पर्टिकुलर डिजीज में ही काम आती हैं। तो यूज्ड इन, यहां लिख देता हूं, यूज्ड इन पर्टिकुलर डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज, वो एक पर्टिकुलर डिजीज में ही काम आती हैं, वो नैरो स्पेक्ट्रम। और यूज्ड इन सेवरल डिजीजेस, यानी कि कभी कभी डॉक्टर बोला कि भाई चलो ठीक है इसको देते हैं दवाई को, सेवरल डिजीजेस। तो अगर कुछ दवाइयां दोनों बुखार में भी काम आ रही हैं, घाव सुखाने में भी काम आ रही है, वो कहलाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। भाई साहब क्लियर है? कोई समस्या, कोई ऐसी कोई क्वेश्चन दिल में आ रहा हो, दिमाग में कोई बात आ रही हो, पूछ सकते हैं आप। अब बात आती है कि अगर हम आपसे कहें कि एंटीसेप्टिक कौन सी होती, इन पर भी क्वेश्चन आया है, एंटीसेप्टिक पर क्वेश्चन बहुत आता है। तो एंटीसेप्टिक्स वो होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को किल, माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को या तो किल कर देंगे या प्रिवेंट कर देती हैं। और अब एंटीसेप्टिक में आपने नाम सुना होगा सबसे पहले, जैसे नंबर 1 क्लोरीन का वाटर हो गया, क्लोरीन वाटर हो सकता है ना, क्लोरीन सॉल्यूशन हो गया, लो कंसंट्रेशन पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एंटीसेप्टिक्स के अंदर जो है वो आयोडीन टिंचर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आयोडीन टिंचर जो होती है वो क्या होती है, व्हाट इज आयोडीन टिंचर, कौन बताएगा? व्हाट इज आयोडीन टिंचर, कौन बताएगा? 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल और वाटर। एल्कोहल या वाटर में आयोडीन का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग आयोडीन टिंचर बोलते हैं। याद रखना ये सब चीजें मर्दन सिंह जी, गड़बड़ा ना देना। बिथियोनल क्यों मिलाया जाता है साबुन में, ये बताइए। बिथियोनल, है ना, बताओ भाई, बिथियोनल सोप में क्यों मिलाया जाता है? ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, जैसे स्मेल नहीं आती पसीने में। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा एक होता है डिटॉल। डिटॉल, अब ये बताओ डिटॉल के अंदर क्या क्या होता है? एक तो इसके अंदर, डिटॉल के अंदर कौन कौन बताएगा, जल्दी बता दो फटाफट। डिटॉल के अंदर डिटॉल के अंदर क्या क्या होता है, कौन बताएगा? पूछा गया है ना, इसलिए बोर्ड में भी कभी कभी पूछा गया। साइक्लो हेक्सेनॉल एंड टर्पिनियोल होता है। वेरी गुड, शाबाश जगमोहन जी। साइक्लो क्लोरोक्विनॉल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेनॉल प्लस टर्पिनियोल, ठीक बोल रहे हैं आप, वो एक ही बात है। ठीक है, यानी साइक्लोहेक्सेनॉल बोल सकते हैं, टर्पिनियोल बोल सकते हैं, ठीक। और आप क्लोरोक्विनॉल भी रहता है, ठीक है, आपकी बात सही है। तो ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट डिटॉल के अंदर जो होता है वो क्लोरोजाइलिनॉल का होता है। क्लोरोजाइलिनॉल का, सॉरी मैंने हेक्सेनॉल लिख दिया, क्लोरोजाइलिनॉल होता है, मैंने हेक्सेनॉल लिख दिया। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल होता है, ठीक है ना जी जी। तो इस बात को ध्यान देना। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं कि सेवलॉन में क्या होता है तो बताओगे आप? चलो बताओ, ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर। सेवलॉन में बताइए क्या होता है?
सेबलॉन में कौन बताएगा क्या होता है? अब सेबलॉन का अगर आपको याद है तो मैं समझ जाऊंगा। बताइए। नहीं पता, चलिए। जो सेबलॉन होता है इसके अंदर क्लोरोहेक्साडाइइन का ग्लूकोनेट होता है, तो हम पूरा नाम लिखे दे रहे हैं, क्लोरोहेक्साडाइइन, और आपका ग्लूकोनेट होता है इसके अंदर, ग्लूकोनेट सॉल्यूशन होता है ये। ठीक, याद रहेगा? अब नहीं याद रहेगा, चलिए। अब एक और बताओ कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी होती है? व्हाट आर द एंटी फर्टिलिटी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी होती है, बताइए। यानी कि विच प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन द वुमेन। ठीक, ये बात आप ध्यान दीजिए। इन्हें हम लोग जो हैं, इनके अंदर हार्मोनल कंपाउंड होते हैं जिन्हें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोला जाता है। तो आप जानते होंगे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, यही दो होली, इन्हें हम लोग ओरल पिल्स भी बोलते हैं और स्लीपिंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब इन पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको, हाँ ठीक है, इसमें आपका जो है मेस्ट्रॉन हो गया और आपका इथिनोडल हो गया और आपका जो आपने लिखा है नोवेस्ट्रॉल हो गया, तो ये सब दवाइयाँ इसमें प्रयोग की जाती हैं। खैर, अब इन पर हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो जरा चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन का जवाब आप देना शुरू करिए। ठीक है, बताएंगे, शुरुआत करें क्वेश्चंस की। रेडी हैं आप? अगर आप रेडी हैं तो फिर हम क्वेश्चन रेडी करते हैं। हम भी क्वेश्चंस अपने ओपन कर ले, जरा 1 मिनट का समय दो, फिर हम आपसे 10 15 20 50 क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं। जी रेडी करें, रेडी हैं सब लोग? जो लोग जवाब देंगे तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में आपका जवाब जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडी हैं? नंबर पहला, एस्प्रिन इज, जल्दीबाजी ना करिएगा, ठीक। एस्प्रिन इज ए ऑप्शन, एसिटाइल बेंजोइक एसिड, नंबर 2 क्लोरोबेंजोइक, सी ऑप्शन बेंजाइल सैलिसिलिक एसिड, और नंबर डी एसिटाइल सैलिसिलिक। जल्दीबाजी ना करना बस, जल्दीबाजी ना करिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा। आज आपका भी दिल खुश और मेरा भी दिल खुश। ठीक, बहुत सुंदर, सुपर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नंबर 2
is called A option paracetamol, B option para acetamidophenol, C 4-hydroxy acid एनिलाइड और डी ऑप्शन ऑल। मैंने कहा जल्दी ना करिएगा, जल्दी न करिएगा, इसीलिए मैंने बोला है जल्दी न करिएगा। जल्दी करोगे मैं आपको उस रेंज में ले आऊंगा कि भाई आप गलत बता रहे हो। अगर आपने जल्दीबाजी में आंसर दिया तो मैं गलत ही बताऊंगा, उसको मानूंगा, फिर आप बदल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीसेप्टिक used in eye wash, A borax, B boric acid, C benzoic acid, D all। बताइए। बोरिक एसिड बिल्कुल परफेक्ट जवाब। बाकी सब लोग जवाब दीजिए, आप लोग जो शांत हैं वो क्यों शांत हैं, जवाब दीजिए फटाफट। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस by using chemicals is called A option medicine, B option थोड़ा केमोथेरेपी, C option फार्माकोलॉजी, D option नन। जी बताइए, बताइए जल्दी से। कीमोथेरेपी इज द, मैंने अभी पढ़ा है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग केमिकल इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। दीक्षा ये कहाँ पढ़ लिया तुम्हें, कीमोथेरेपी में रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। अभी इतनी देर मैंने बताया कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय यूजिंग केमिकल्स, अभी बताया। इसमें कीमोथेरेपी में कहाँ रेडिएशंस निकलने लगी भाई, वो रेडियोथेरेपी होती है, वो कीमोथेरेपी नहीं होती। दिस इज दैट इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। वो डॉक्टर लोगों ने बना ली है लैंग्वेज, बाकी है नहीं वो ऐसा। जैसे किसी भी दुकानदार से मांगने जाओ, मर्दन सिंह जी, कहना भैया जरा सिल्वर फॉयल दे दो, तो आधे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग एल्युमिनियम फॉयल को सिल्वर फॉयल बोलते हैं, जान लो अच्छी तरीके से। ऐसे ही डॉक्टरों ने भी बहुत जगह ये चीजें बना रखी हैं, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पे आ जाइए। एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ एंटी histamine, example of antihistamine is, ए एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन, बी एग्जाम्पल है कोनैन, सी एग्जाम्पल है बेनाड्रिल, बेनाड्रिल होती है शायद, स्पेलिंग चेक कर लेना, बेनाड्रिल, और डी ऑप्शन हो गया आपका सिस्प्लेटिन। बताइए, बोलिए। बहुत सही, बेनाड्रिल। सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द क्लास ऑफ ड्रग used in mental stress, ए ऑप्शन ट्रैंकुलाइजर, बी ऑप्शन एंटीहिस्टामीन, और यहां पर एक एग्जांपल एनाल्जेसिक ले लेते हैं, और डी ऑप्शन एंटीपायरेटिक। बोलिए। ट्रैंकुलाइजर है, वेरी गुड, शाबाश। आज आपने जगमोहन जी बिल्कुल बहुत आराम से आंसर दिया। मुझे लगता है कल की बातों ने आप पर असर किया, और आप बहुत थम के बहुत अच्छे ढंग से जवाब दे रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आपको नहीं आ रही है। बहुत सुंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? ए ऑप्शन एस्पिरिन, बी ऑप्शन नॉरफ्लॉक्सासिन, सी ऑप्शन इक्वानिल, डी ऑप्शन मॉर्फिन। बताइए। अभी थोड़ी देर बस। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्लोरो xylenol and terpineol are present in A option Savlon, B option Dettol, C option Bithionol, D option all। बोलिए।
डिटॉल में है, बहुत सुंदर, शाबाश। एस्पिरिन इज used in A option, heart attacks, B option, painkiller, पेन्स में यूज होती है, C डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, D ऑल। बताइए, एस्पिरिन इज यूज्ड इन, ऑल में जाएगा ये ऑप्शन, ऑल। कि अभी मैंने बताया था, इससे पहले जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि एस्पिरिन को हार्ट अटैक में भी यूज करते हैं, पेन किलर की तरह भी यूज करते हैं, और डाइल्यूशन ऑफ ब्लड में भी यूज करते हैं। बताया था ना? कौन बताएगा? बताओ भाई, दिलीप पांडे जी बताइए। राइट, बताया था ना जी। नेक्स्ट, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन इज ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और लास्ट में डी ऑप्शन। बताइए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। राजकुमार जी, मर्दन सिंह जी, राकेश जी, सभी को वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने पहचाना। स्ट्रक्चर को लेटा हुआ बनाया था तो पहचानने में हो सकता था दिक्कत थी, लेकिन आप लोगों ने परफेक्ट पहचाना। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज ए ऑप्शन, एस्टर है, बी ऑप्शन एमाइड है, सी ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और डी ऑप्शन एल्कोहल है। बताइए। एस्टर है, बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन पर चले आइए। विच ऑफ फॉलोइंग
which of following called morning after pills? A option, penicillin. B option, estrogen. C option, बिथियोनल. D option, नॉर थ्री. स्पेलिंग थोड़ी सही कर दें इसकी, नॉरिथिनड्रोन होती है. नॉरी थिन, स्पेलिंग चेक कर लेना, नॉरिथिन ड्रोन. और ई ऑप्शन, मोर देन वन. बताइए. यहां पर एस्ट्रोजन इज द परफेक्ट आंसर. ठीक है ना, यहां पर एस्ट्रोजन पर जाइएगा. ठीक है, एस्ट्रोजन इज द परफेक्ट आंसर है यहां पर. डी ऑप्शन, नोरिथ्रोडोन को भी यूज करते हैं, बट यहां पर मॉर्निंग आफ्टर पिल सबसे पहले जो कहा गया है ये नेचुरल है. दिस इज नेचुरल, दिस इज आर्टिफिशियल. हाँ हाँ, होता है आर्टिफिशियल. तो सबसे पहले जो बोला गया था वो इसी को बोला गया था, और कोई बात नहीं. बोथ आर राइट, बट डिफरेंस इज दिस, ये मैं आपको बता दे रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चले आइए. 13 पर, सॉरी. which one is बैक्टीरियो. हाँ होता है, डीबी यूज होता है. बैक्टीरियो स्टैटिक. ए ऑप्शन, पेनिसिलिन. बी ऑप्शन, ओफ्लॉक्सासिन. सी ऑप्शन, टेट्रासाइक्लिन. और डी ऑप्शन, ऑल. बोलिए. बैक्टीरियोस्टैटिक. सी है ना. सी है ना एग्जाम्पल, यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट. सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये वाला ऑप्शन आना चाहिए. ठीक है, 14 पर चले आइए. क्वेश्चन नंबर 14. which is
used in mental stress? Number 1, naproxen. Naproxen. B, tetracycline. C, Equinol, Equanil, और डी ऑप्शन एस्पिरिन। इक्वानिल है, ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर। और अब है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। टिंचर ऑफ आयोडीन इज प्योर आयोडीन, बी ऑप्शन 2 to 3% solution of iodine in alcohol, और वाटर भी आ सकता था यहां पर। सी, एक्वस के आई। बताइए तीन में से ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? बी बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको बताएंगे आप? रिवीजन हो गया ना ड्रग्स का, मेडिसिन का? कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, गुड नाइट। ठीक है, बिल्कुल।